सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं कि आने वाला एक साल लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए क्या रहना चाहिए और आने वाले एक साल के अंदर लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इस रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, बट मैं मोर और लेस बहुत सारी चीज़ों का खुलासा या फिर उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था जैसे ही ये लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ का आउट हो चुका था और 30 लोगों ने इसे देख भी लिया है। सो सीधा पीडीएफ के ऊपर ओपन करके मैं पीडीएफ रीड नहीं करूँगा। आई होप कि आपने रीड कर लिया हो एंड आप फाइनेंशियल मार्केट में हो, सो आपको ये सारी चीज़ें रीड करनी होगी। आई जस्ट कनेक्ट दी डॉट्स फॉर यू एंड वो सारी चीज़ें तो आप कर ही लोगे। आपको पता है रेवेन्यू रिजर्व्स क्या क्या चेक करना होता है, सो वो आप कर लेना। एंड आई होप कि कई सारे जो यूट्यूब पे लोग बताते ही हैं कि किस प्रकार से इसको चेक करते हैं। मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा एंड मेन चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको ये एक मेन चीज़ बताने वाला हूँ। ये देखिए, टोटल रेवेन्यू हमें इंक्रीमेंट होते हुए देखने मिल रहा है। मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसने परफॉर्मेंस दिया है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसने अपने जो लॉस है उसको भी कम किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस ईयर ऑन ईयर इन्होंने अपने जो नेट प्रॉफिट है उसको बढ़ा दिया है। सो दोस्तों, मैं इसको आपको बताना नहीं चाहिए मुझे ये सारी चीज़ें, बट आप देख लो एक बार। ये पिछले क्वार्टर के अंदर 100 करोड़ का नुकसान किया था, उसके पहले पिछले साल 60 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और इस बार 200 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया, क्योंकि लॉस 100 करोड़ का था और अभी 200 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। प्लस पिछले साल यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर हमें ये देखने मिला था इसके क्वार्टर 2 के अंदर 58 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी हमें 195 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिल रहा है जो इंक्रीज हुआ है। तो नेट प्रॉफिट हमें ओवरऑल इंक्रीज होते हुए देखने मिला है। अब दोस्तों, ये वाली बातें तो चलते रहेगी, लेकिन मुझे जो आपको बताना था वो ये बताना था कि अगर आप देखो ना तो अभी ये यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक श्रिंक करके बता रहा हूँ कि अगर आप देखो तो 2019 में द मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट वर 33 करोड़। एंड अगर आप देखो सो अभी फिलहाल अभी जो प्रॉफिट्स निकल कर आ रहे हैं हमारे, वो पिछले साल जो अगर आप देखो मार्च के क्वार्टर के अंदर 50 लाख के निकल कर आ रहे हैं। यानी पिछले साल उसके जो प्रॉफिट्स थे उसके पहले हमने देखा फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 2 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 3 करोड़। सो इस प्रकार से हमारा डेटा देखने मिल रहा है। एंड यहाँ पर से हमें तो बहुत बड़ी सी गिरावट आते हुए देखने मिली थी, एंड हमने इधर एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी गिरावट आएगी। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखो पकड़ कर चलो, सो इधर से अचानक से इसने लॉस पेश कर दिया, एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, और फिर इसने एक नेगेटिव सा प्रॉफिट यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट पर आके खड़ा हो चुका था। एंड अभी हमें इन जनरल इसके अंदर एक प्रॉफिट देखने मिलेगा। एंड डेफिनेटली ये स्टॉक तो बढ़ चुका है। अगर आप इसकी प्राइस भी देखो तो आपको प्राइस भी अच्छी खासी दिखेगी, अराउंड आपको 5% का अपसाइड दिखेगा ही। बट दोस्तों, यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं एंड अभी तक हमने खाली प्रॉफिट ही एनालाइज किया है। अब आपके स्क्रीन के सामने है ISA यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन, जो एकदम ही पुख्ता चीज़ें आपके सामने पेश करती है। ISA ने एक बताया है कि स्टील की डिमांड 2019 एंड 2021 के बीच के अंदर थी 7.2% की ग्रोथ के डिमांड के ऊपर थी। डिमांड के स्टील की डिमांड पर जो ग्रोथ थी वो 7% के आसपास की थी इन फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर हम देखें तो ह्यूज स्कोप फॉर ग्रोथ इज ऑफर्ड बाय इंडियाज कंपैरेटिवली लो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन। यहीं पर हमारी चीज मेन निकल कर आती है कि इंडिया की पर कैपिटल लो जो है पर इंडिया पर कैपिटल स्टील कंजम्पशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब हमारे इंडिया के अंदर 125 करोड़ लोग हैं, कितने भी है आप पकड़ कर चलो 125 करोड़ लोग हैं, उसके अंदर से एक बंदे के पर हेड पर जितना स्टील कंज्यूम होता है वो कम होता है। और मेनली जो स्टील कंज्यूम होता है वो कॉर्पोरेट्स और बिग हाउसिंग फंड्स के अंदर कंज्यूम होता है। सो अभी हमें देखना ये होता है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री है जो स्टील के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है, कोई भी स्टील की इंडस्ट्री के अंदर अगर हमने इन्वेस्ट किया है, सो हमें मेन चीज़ देखनी ये होती है कि क्या वो स्टील की इंडस्ट्री आने वाले टाइम के अंदर ग्रोइंग मोड में है, और अगर ग्रोइंग मोड में है भी तो हमारे पास उनके पास कोई क्लाइंट है या नहीं। हमें ये चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि क्या उनके पास क्लाइंट्स है या नहीं है। अगर उनके पास अच्छे सारे खासे क्लाइंट्स है, सो डेफिनेटली हमें उसके अंदर से प्रॉफिट देखने मिलेगा एंड आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर ग्रोथ देखने मिलेगी। तो मैं आपको क्लाइंट की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन तो कम है, बट यहाँ पर एकदम साफ अक्षरों में लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के अंदर बढ़ोतरी आई है।
थ्राइविंग ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है। रेलवे सेक्टर के अंदर आईआरसीटीसी ने क्या क्या ट्रेन चालू किया एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू अपग्रेड देमसेल्व्स एंड जल्दी ही हमें ये जो पहले वाली पुरानी रेलवेज है ना वो कहीं ना कहीं हमें जो है रिटेन होते हुए दिखेगी। एंड नाउ द फ्यूचर इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड जहाँ पर आईटी का एक ज़माना आ चुका है एंड वहीं पर हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए देखने मिली है। एंड आई बिलीव कि पर्सनली आईआरसीटीसी के अंदर भी कई सारी ट्रेन बहुत पुरानी हो चुकी है, दे विल बी रेनोवेटेड और दे विल बी डेफिनेटली चेंज्ड और वॉट एवर द फैक्ट इज। बट द थिंग इज ऑटोमोबाइल, रेलवे सेक्टर एंड जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके ऊपर हमें नजर रख के चलना है कि उस चीज को कौन सी कंपनी टारगेट करती है। और क्योंकि देखिए अगर कोई भी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर या फिर रेलवे सेक्टर के इसके अंदर से किसी के अंदर भी टारगेट देती है और वो बेसिकली स्टील बनाती है, कोई भी स्टील की कंपनी अगर वो या तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक प्रेशर देती है, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील प्रेशराइजेस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉम इंडिया एंड सेकेंडली द मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टाटा मोटर्स परचेस। तो अगर आप देखो तो टाटा मोटर के अंदर जो स्टील लगता है वो ऑब्वियसली टाटा स्टील के अंदर से आता है ना, सो वही चीजें हो जाती है। अगर हम देखें तो हमारा ये लॉयड स्टील के पास कौन कौन से क्लाइंट है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या क्लाइंट इनके पास रिटेन भी करते हैं या नहीं करते हैं। सो बेसिकली आप ये देखकर हैरान हो जाओगे अगर आपने पहले नहीं देखा हो तो, लेकिन अभी अगर आपने पहले देखा है तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। सो ये जो है इनके क्लाइंट्स है, आप एक एक करके नाम भी पढ़ सकते हो। ये बीपीसीएल भी इनका क्लाइंट है, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये बीपीसीएल, ये भी आपको पता होगा भारत पेट्रोलियम, आदित्य बिरला कैपिटल जो है वो भी सिविल जो है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए अगर आप एक स्टील इंडस्ट्री के मालिक हो या फिर अगर आप एक स्टील कंपनी हो। सो यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन 3 थिंग्स, या तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, या तो आपके क्लाइंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से होने चाहिए, या तो आपके क्लाइंट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर के होने चाहिए, या तो आपके क्लाइंट्स रेलवे सेक्टर से होने चाहिए। सो डेफिनेटली हमें ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी आते हुए देखने मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाला दिख रहा है आपको आदित्य बिरला जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो है, और बाकी सारी चीजें भी आपको ये जो है ना ये कहीं ना कहीं ये एंटिटी रेलवे से रिलेटेड है। और फिर प्लस अगर आप देखो ये तो ऐसी कई सारी एंटिटीज आपको रेलवे से भी रिलेटेड दिखेगी। गेल इंडिया अगेन अच्छी कंपनी, फिनोलेक्स अगर फिर अगेन अच्छी कंपनी, और एचपी को कौन नहीं जानता। पर दोस्तों वेट, अभी आने वाले टाइम के अंदर और एक अच्छी चीज आएगी और वो है जेएसडब्ल्यू। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर जो प्रोडक्शन होता है ना उसका कई पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लॉयड स्टील। बिकॉज देखिए कई सारी स्टील इंडस्ट्रीज है उनको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लॉयड स्टील के पास कोई ऑर्डर आया और वो ऑर्डर का जो कैपेसिटी है, अगर ये जेएसडब्ल्यू स्टील के पास ऑर्डर आया, जेएसडब्ल्यू स्टील के पास फॉर एग्जाम्पल 1 लाख करोड़ टन का ऑर्डर आया, लेकिन उनके पास 1 लाख करोड़ टन का जो सप्लाई है वो है ही नहीं, तो वो लोग दूसरी कंपनीज को आउटसोर्स कर देते हैं। एंड वही आउटसोर्स हमारा लॉयड स्टील को भी ये लोग एक मेजर चंक करते हैं। आई नो कि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 400-500 करोड़ का है, बट जनरली इनका जो आने वाले टाइम में मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ते हुए हमें कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। बट मैंने अभी तक अपनी एनालिसिस पूरी नहीं की है। अगर हम देखें तो एनआरएल अगेन अच्छी कंपनी, और फिर अगर आप देखो तो इसके अंदर रिलायंस आ जाती है जो हमारा एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू लेकर जाती है। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर कोई क्लाइंट रिलायंस है सो डेफिनेटली उस कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होता ही है। और बाकी सारे क्लाइंट्स तो आपके स्क्रीन के सामने, और यहाँ पर सारे क्लाइंट्स को आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये भेज दूंगा, आप उसको भी एक बार खुद एनालाइज करके देख सकते हो। सारी कंपनीज भी के नाम भी अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएंगे, सो उससे भी आप अगर चाहो तो जुड़ सकते हो। सो दोस्तों ये सारे हमारे कंपनी के क्लाइंट्स, एंड वहीं पर ये सारे क्लाइंट्स जब रेकरिंग नेचर के अंदर आते हैं ना तब जाके हमारे बन जाते हैं रेगुलर क्लाइंट्स। और जब भी रेगुलर क्लाइंट्स हमें बनते हुए देखने मिलते हैं, और रिलायंस और गेल और बाकी सारी जो जेएसडब्ल्यू है ये सारी चीज़ें जब इनके रेगुलर क्लाइंट्स बन जाते हैं तब जाकर हमें कहीं ना कहीं इस शेयर का दबदबा मार्केट के अंदर देखने मिलता है। अगेन कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन जनरल यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी। एंड आई नो लुक, अगर आप को चाहते हो कोई वीडियो तो फिर मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा एक आप सो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से स्टील की डिमांड आने वाले टाइम के अंदर ग्रो होने वाली है। दूसरी बात हमने जानी कि किस प्रकार से इनका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा, ईयर ऑन ईयर तो नहीं बढ़ा है लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। थोड़ा सा रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर में कमी आई है, लेकिन इन जनरल अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उन्होंने एक्सपेंसेस कम करके नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, जिस कारण हमें इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट पूरे 1 महीने तक देखने मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हमें 1 महीना तो इसके अंदर अपर सर्किट लगातार देखने मिल सकता है।
है। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉयड स्टील का शेयर है सो आपकी तो पार्टी होने वाली है। एंड ज़्यादा मुझे लगता ही है कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। एंड अगर आपने इन्वेस्ट किया है बहुत बड़ा अमाउंट एंड आपको प्रॉफिट हो रहा है सो डेफिनेटली आप अपना पूरा कैपिटल निकाल सकते हो और इतना ही पैसा रख सकते हो जितना अगर डूब भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लस अगर आप देखो तो पिछले कई क्वार्टर से ये नेट प्रॉफिट के लॉस के अंदर ही रहा है, नेट लॉस के अंदर ही रहा है। एंड नाउ इट इज शोइंग सम प्रॉफिट। एंड अगर प्रॉफिट 1 करोड़ के ऊपर चले जाता है, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ फिर 3 करोड़ ऐसा कर करके ऊपर चले जाता है एंड अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा देता है, देन वी कैन कंसिडर दिस स्टॉक। बट कंटिन्यूस कंपाउंडर्स यही स्टॉक होते हैं एंड मल्टीबैगर्स वही स्टॉक होते हैं जो हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ पोटेंशियल दिखाए। एंड नाउ द स्टॉक हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी। बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि बड़ी मात्रा के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि देखिए इसके अंदर अभी फिलहाल तो इसके अंदर अपर सर्किट देखने मिल रहा है। अपर सर्किट के अंदर तो कभी भी किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। प्लस अगर आप देखो तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसी क्वांटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो डूब भी जाए तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देख सकते हो हमारे चैनल पर ही कोई है एक हमारे सब्सक्राइबर क्रिप्टो लॉस हैव पेशेंट बडी आई लॉस्ट आई बॉट अबाउट 1.07 एंड सोल्ड इट अराउंड 3.70 आफ्टर 3 years 1,40,000 शेयर्स। सो दोस्तों अगर आपके पास इतना ज़्यादा कैपिटल है कि आपको 1,40,000 शेयर्स अगर आप खरीद सकते हो एंड अगर वो डूब जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सो डेफिनेटली आप इतने क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप बाय कर रहे हो सो आपको वो चैन की नींद आनी चाहिए कि अगर कल कहो कि ये 1,40,000 शेयर जो है ये जीरो भी हो जाए, मेरे अकाउंट से कट भी जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रकार से हमने DHFL में देखा और कई सारे स्टॉक्स के अंदर देखा। ITC भी आपको बताता चलूं मैनिपुलेटेड है। एंड प्लस अगर आप देखो तो HFCL के बारे में अगर आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कि HFCL के अंदर ये स्टॉक एक बार 2000 पे था और अब देखो किधर है, तो दोस्तों उसको एक ही बात कहना कि केतन पारिक KP का नाम सुना है ना, बस इतना उसको बता देना एंड उनकी थोड़ी स्टोरी पर रिसर्च कर लेना। अभिषेक कार करके एक चैनल है यूट्यूब पर, आप उनको सर्च करो, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं एंड आई रियली लव हिज कंटेंट। सो अगर आपको उनको देखना है डेफिनेटली देख सकते हो। उनके ऊपर से ही कई सारी इंफॉर्मेशन मुझे पर्सनली प्राप्त हुई है एंड आई बिलीव कि आपको भी प्राप्त होगी। सो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनाई है सो डेफिनेटली आप जा सकते हो, बट इतनी कम ही इन्वेस्टमेंट करना जितना आप खोने को तैयार हो, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी हानिकारक हो सकता है एंड घातक हो सकता है। क्योंकि अगर आप इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आने वाले टाइम के अंदर ये डंप हो जाता है, या फिर ये देखिए जो इन्वेस्टर्स ने बड़े इन्वेस्टर्स ने फॉर एग्जांपल 1-1 लाख शेयर्स लिए हैं, जो हमने यहाँ पर अभी रीड किया, इन्होंने 1.5 लाख शेयर्स लिए थे। सो जिसने लाखों में शेयर्स लिए एंड फिर बाद में वो जब भी सेल आउट करते हैं ना मार्केट में, तब जाके लोअर सर्किट लगता है। एंड जब ये लोग भारी मात्रा के अंदर सेल आउट करते हैं ना, बस इनका बस सेल आउट करना रहता है एंड फिर बाद में लोअर सर्किट स्टॉक मारता जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आती है एंड उसके अंदर हम पैनिक सेल कर देते हैं। सो दोस्तों ये गोल्डन रूल याद रखना कि अपर सर्किट के अंदर कभी भी बाय नहीं करना चाहिए और लोअर सर्किट के अंदर कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। एंड मैंने यहाँ पर अपने ग्रुप के अंदर मल्टीपल टाइम्स ये सारी चीज़ें बताई हैं एंड हम यहाँ पर बात करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको भी बात करना है डेफिनेटली नीचे लिंक दी रहेगी, उसके अंदर ज्वाइन कर लेना। आप हमसे बात भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो एंड ये सारी न्यूज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हो।